हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। वैसे रिव्यू देख के तो लग रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो आजकल वीडियो देखते ही नहीं है। जब टाइम मिला देख लिया। थोड़ा सा सीरियसली लो पढ़ाई को। ऐसे कैसे चलेगा। सपोज करो कोरोना अगर चलता रहा और ऐसे करते करते एग्जाम आ गए तो क्या पढ़ोगे ही नहीं क्या। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ के लिए, अपनी स्टडी को लेके। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर सेकेंड। हम सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी। अब इसमें हमने सबसे पहले तो बात की डी ब्रोगली की कि डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा। आपके डी ब्रोगली साहब ने कहा कि जैसे लाइट की डुअल नेचर होती है वैसे के वैसे ही आपके मैटर वेव्स की भी, मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डुअलिटी शो करते हैं, द्वैत प्रकृति रखते हैं। ओके, अब द्वैत प्रकृति रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। जब ये कंसेप्ट आया तो एक बवाल सा हो गया साइंस जगत में। लेकिन डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव भी कर दिया कि मैटर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। यह हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको समरी दे रहा हूं। ठीक है, अब जब उन्होंने कर दिया तो सवाल क्या उठा कि जो अगर मैटर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो हम उस मैटर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके साथ एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, एक तरंग संबद्ध कर सकते हैं। यह भी मानी गई बात। लेकिन सवाल क्या उठा कि जो तरंग संबद्ध कर रहे हैं वो तरंग एकल तरंग होगी या तरंगों का समूह होगी, वेव पैकेट होगा या सिंगल वेव होगी। फिर हमने देखा कि पहले क्या किया कि हमने एकल तरंग संबद्ध करके देखी और एकल तरंग संबद्ध करने के बाद जब हमने रिजल्ट निकाला तो हमें रिजल्ट क्या मिला कि पार्टिकल के साथ जो आप वेव एसोसिएट कर रहे हो उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। मतलब अगर आपने सिंगल तरंग सिंगल वेव एसोसिएट कर दी तो आपको पता चलेगा कि कुछ टाइम के बाद पार्टिकल तो यहीं रह गया और वेव कहीं आगे निकल गई। स्टडी किसकी करेंगे, क्योंकि वो वेव किसके साथ एसोसिएट की थी, आपने पार्टिकल के साथ एसोसिएट की थी। ठीक है, तो ये थ्योरी तो फेल हो गई। फिर साइंटिस्ट किस कंसेप्ट पे आए कि सिंगल वेव एसोसिएट नहीं करके हम क्या एसोसिएट करें, ग्रुप ऑफ वेव तरंगों का समूह एसोसिएट करें। और जब उसके लिए हमने ग्रुप वेलोसिटी समूह वेग की गणना की तो वो किसके बराबर मिला हमें, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर। मतलब अब जहां जहां पार्टिकल रहेगा वो वेव पैकेट भी उसके साथ साथ ही चलेगा। मतलब आप स्टडी करने के लिए स्वतंत्र हो गए, कंसेप्ट मान्य हो गया। डी ब्रोगली ने कहा उस चीज पे काम चालू हो गया होना। अब वेव पैकेट की बात तो हमने कर ली। फिर हमने बात की कि जो वेव पैकेट आप एसोसिएट कर रहे हो पार्टिकल के साथ, पार्टिकल के साथ जो वेव पैकेट हम एसोसिएट कर रहे हैं उस वेव पैकेट के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कंपल्सन होने चाहिए उस वेव पैकेट के लिए। कि ऐसा है कि हम कुछ भी कर दें, भाई हमारे घर का राज थोड़े ना है। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी एसोसिएट, कोई सा भी वेव पैकेट लें और पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर ले मान लें। तो उसके लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो वेव पैकेट आप एसोसिएट कर रहे हो उसमें 3 प्रॉपर्टी कंपलसरी है। वेव पैकेट शुड बी फाइनाइट, वेव पैकेट कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। परिमित का मतलब अगर आप वेव, जो आपने वेव पैकेट की जो इक्वेशन ली है अगर उसमें वेरिएबल की जगह इंफिनिटी पुट कर दो तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आपके पास, 0। क्यों, क्योंकि अनंत, इनफाइनाइट। व्हाट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, वी डोंट नो। हम नहीं जानते अनंत के बारे में कुछ भी, हमें अनंत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो वाला जो कंसेप्ट है ना, अपन बोलते हैं अनंत, अनंत मतलब कहां आएगा, बहुत दूर आएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है अनंत यहीं आ जाए 4 फीट पे, हो सकता है इतनी सी डिस्टेंस में आ जाए, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कहां आएगा। क्योंकि अगर आपको पता होता कि कहां आएगा तो फिर वो इनफाइनाइट कहां रहा। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल लेते हो आप 9th क्लास में, वहां इनफाइनाइट के साथ क्या लिखा होता है, tan 90 डिग्री की वैल्यू में, नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर इन फ्यूचर कोई आपसे इनफाइनाइट की डेफिनेशन भी पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? वी डोंट नो बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। हम जब उसको बनाने वाले ने, जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसने उसको डिफाइन नहीं किया, तो आप और हम कौन होते हैं उसको डिफाइन करने वाले? तो वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट। वेव फंक्शन कैसा हो? आपके परिमित हो, मतलब अनंत पर, इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो? आपके पास 0 हो। ओके। सेकेंड, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब है वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की सिंगल वैल्यू ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वेरिएबल की एक वैल्यू पर फंक्शन आपको 2 या 3 या 4 या इससे ज्यादा वैल्यूज दे रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैंने क्या बताया आपको, वेव फंक्शन क्या शो करता है? प्रोबेबिलिटी शो करता है। एक पॉइंट पे आपको 2, 3, 4 या मोर देन प्रोबेबिलिटी मिले, इट इज इम्पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। वेव फंक्शन एकल मानी होना चाहिए। ओके। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। जो आप तरंग फलन ले रहे हो, साई जो ले रहे हो, वो कैसा हो? आपके सतत हो, कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया, डिस्क्रीट हो गया, तो वहां पर एकदम से प्रोबेबिलिटी क्या चली गई? 0 में चली गई। लेकिन प्रोबेबिलिटी रैपिडली 0 की तरफ अग्रसर होती है। और 0 कब होती है? इनफाइनाइट पे। प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? इनफाइनाइट पे। एंड अबाउट इनफाइनाइट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। वी डोंट नो व्हाट इज इनफाइनाइट, कहां पे आएगा? तो वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट एंड वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ये 3 प्रॉपर्टी जिस वेव फंक्शन में होगी, आप उसी वेव फंक्शन से जो वेव पैकेट बन रहा है, उसी को पार्टिकल के साथ, मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर सकते हो, और उसे क्या कहते हैं? मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं हम उसे? मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। यह बात हमने कर ली। अब इक्वेशंस पे बात आती है कि हम किस में बात कर रहे हैं? वेव फंक्शन में। और जो आपके क्वांटम का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डुअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर के लिए तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हो? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और वेव नेचर के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशंस यूज करते हैं? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इज इक्वल्स टू a कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड y इज इक्वल्स टू a e टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम यही यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। जब हमने इस तरह के वेव फंक्शन लेके काम स्टार्ट किया, और जो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आए, जब हमने उन रिजल्ट्स को प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ मैच किया, तो डेविएशन आया आपके वैल्यूज में, एरर आई, त्रुटि हुई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। अब एग्जैक्ट नहीं मिली, इसका रीजन क्या था? देखिए, बड़ी अच्छी फिजिक्स बता रहा हूं मैं आपको, हमें बाद में पता चलेगा कि ऐसे काम क्यों होते हैं। कि एग्जैक्ट नहीं मिली, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि हमने साफ साफ कहा है कि क्वांटम के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगना कंपलसरी है। क्वांटम के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा ही लगेगा। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या आता है? आपके मोमेंटम आता है, लीनियर मोमेंटम p, रेखीय संवेग। अब पार्टिकल या वेव मोशन कर रही है, तो पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है। संचरण नियतांक, जो प्रोपेगेशन वेक्टर जो k होता है, यह भी चेंज हो सकता है। वेव एक जगह से दूसरी जगह तक गई, कुछ हो सकता है बीच में कुछ ऐसा हुआ हो कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी चेंज हो सकती है, और अगर ये बदल रही है तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनमें अनिश्चितता आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके फॉलो होगा।
और जैसे ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वाली बात हुई, उसमें अनसर्टेनिटी आई, आपके जो रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करेंगे। अब समस्या आ गई साहब, समस्या बड़ी भारी वाली, क्योंकि जब हम मोशन की बात करेंगे तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगी वेव के साथ। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि ये इन्वॉल्व है, हमें पता है, ये चेंज होंगी, इनमें चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से कैलकुलेशन में डेविएशन आएगा, ये भी पता है। लेकिन कैलकुलेशन में डेविएशन कब आएगा? जब मैथमेटिक्स जो हम कर रहे हैं उसमें ये चीजें इन्वॉल्व हो, तभी तो आएगा। ओके, तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो वेव फंक्शन हम सपोज कर रहे हैं मैटर वेव के साथ, उस वेव फंक्शन में P, एनर्जी E, ओमेगा, K ये टर्म्स ही नहीं हो। उस वेव फंक्शन में ऐसी कांस्टेंट टर्म्स हो जैसे H क्रॉस हो, Q हो, स्मॉल m हो, जो क्या रहते हैं, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहते हैं। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उनको कैसा ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट। हम इनको कांस्टेंट ट्रीट थोड़े ना कर पाएंगे, क्योंकि ये तो सारे के सारे वेरिएबल हैं, ये तो बदलते हैं। जब उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो क्या रहेंगे? थ्रू आउट द कैलकुलेशन कांस्टेंट रहेंगे। और उस कांस्टेंट, उनके कांस्टेंट होने की वजह से आपकी कैलकुलेशन में जो अनसर्टेनिटी आनी थी, वो अनसर्टेनिटी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, और आपके रिजल्ट प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच करेंगे। तो ध्यान रहे कि आगे जब भी हम वेव फंक्शन की बात करेंगे तो वेव फंक्शन में कोशिश करेंगे कि वेव फंक्शन में कांस्टेंट टर्म्स ज्यादा हो, ताकि अनसर्टेनिटी या जो एरर है उसका पार्ट कम से कम रहे। अब आपके क्वेश्चन आया हुआ है फाइनल ईयर एग्जाम में कि तरंग फलन की भौतिक सार्थकता समझाइए। एक्सप्लेन दी फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन। तरंग फलन की भौतिक सार्थकता समझाइए, एक्सप्लेन दी फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन। तो हम इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन। तरंग फलन की भौतिक सार्थकता। भौतिक सार्थकता का मतलब है कि जो आप तरंग फलन ले रहे हो, वेव फंक्शन ले रहे हो, वो आपको बता क्या रहा है भाई। आपने तरंग ली, उससे रिलेटेड एक इक्वेशन ले ली साई की फॉर्म में, जिसको हमने तरंग फलन किया, हम साई से डिनोट करते चलेंगे यहां पे। वो एक्चुअल में बता क्या रहा है आपको, क्या है उसका फिजिकल मीनिंग? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि तरंग फलन के बाद जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तरंग फलन क्या शो करता है? प्रोबेबिलिटी शो करता है। लेकिन एक्चुअल में साई प्रोबेबिलिटी शो नहीं करता। प्रोबेबिलिटी कौन शो करता है? साई मोड का स्क्वायर। मोड साई स्क्वायर क्या शो करता है? आपके प्रोबेबिलिटी। अब काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि मैंने मोड क्यों लगाया। मैं चाहता तो डायरेक्ट साई स्क्वायर भी लिख सकता था, मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट साई स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन हमने ऐसा थोड़े ना कहा है कहीं भी कि जो आप वेव फंक्शन लोगे वो रियल ही होगा, वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। वेव फंक्शन शुड बी कॉम्प्लेक्स, उसमें आयोटा की टर्म हो सकती है, और अगर आयोटा होता है तो आपको पता है कि जब आयोटा का स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होता है आयोटा वाले फंक्शन का। जब उसको खोलते हैं तो हम कैसे खोलते हैं? साई स्टार साई से। साई स्टार मतलब इस साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सम्मिश्र प्रतिलोमी। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आपको z बराबर x प्लस आयोटा y दे रखा है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? z स्टार x माइनस आयोटा y। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना हो तो हमको कुछ नहीं करना है, जो साई में जहां जहां भी आयोटा आ रहा है वहां आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? साई आपको गिवन है, साई स्टार आपको निकालना है,
तो साई स्टार निकालने के लिए आयोटा रिप्लेस करोगे आप माइनस आयोटा से, जितनी जगह आ रहा है। एक जगह आ रहा है तो एक जगह, दो जगह आ रहा है तो दो जगह, तीन जगह आ रहा है तो तीन जगह। और अगर वेव फंक्शन के अंदर आयोटा नहीं आ रहा है तो उसके लिए साई और साई स्टार दोनों सेम होंगे, क्योंकि साई स्टार निकालने के लिए कर क्या रहे हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से। तो जब रियल नंबर में बात हो रही है वास्तविक संख्याओं में, तब तो आप चाहते तो इसको डाइट स्क्वायर लिख देते, लेकिन मोड लगाने का मीनिंग ही यही रहा कि इसका मोड कैसे खुलेगा, साई स्टार साई। अब अगर साई में आयोटा नहीं है तो डाइट स्क्वायर हो जाएगा, और अगर साई में आयोटा है तो साई स्टार कैसे निकलेगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके जो मिल रहा है वो है आपके पास साई स्टार। जैसे फॉर एग्जाम्पल साई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो साई स्टार क्या होगा आपके पास, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या शो करेगा, प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। तो साई मोड का जो स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी शो करता है, और इंडिविजुअली जो साई है वो जो आपने वेव एसोसिएट की है जिसके लिए साई लिखा है उसके एम्पलीट्यूड को शो करता है, आयाम को बताता है, तरंग आयाम को, वेव एम्पलीट्यूड को बताता है। तो पूरी की पूरी बात देखिए कहां हो रही है, हम बेसिकली पूरी क्वांटम में बात ही किसकी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की, कि कितने परसेंट चांस है कि ये काम होगा या नहीं होगा। जितनी अच्छी आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी उतना ही अच्छा काम होगा। इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको कि सपोज करिए, आगे हम प्रॉब्लम ऐसी डिस्कस भी करेंगे कि आपके सामने 20 फीट की दीवार है और आपके पास एनर्जी नहीं है इतनी कि आप उस दीवार को कूद के निकल जाओ। लेकिन जब हम इस चीज पे आपके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि आपके दीवार के उस साइड जाने की कुछ तो प्रोबेबिलिटी मिल रही है, जीरो नहीं है, ऐसा हम आगे डिस्कस भी करेंगे। कुछ प्रोबेबिलिटी मिल रही है। अब अगर कुछ प्रोबेबिलिटी मिल रही है तो चांसेस तो हैं कि आप उस दीवार के पास पार जा सकते हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, आपके पास तो इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 20 फीट की दीवार कूद के चले जाओ। दैट इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट, सुरंग प्रभाव। अल्फा डीके जो होता है ना आपके रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा डीके में यही होता है, अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि न्यूक्लियस के बाहर आ जाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी होती है और वो आता है, प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो वो क्या करता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है मैं इतना कूद के चला जाऊं, तो फिर मैं क्या करूंगा, नीचे से एक टनल बनाऊंगा, सुरंग बनाऊंगा और सुरंग बना के उसमें से निकल जाऊंगा। चांसेस तो हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है कि आपके सामने 20 फीट की दीवार है तो आप कभी इसको कूद ही नहीं पाओगे किसी भी वे में। हो सकता है आप नाखूनों से भी खोदने लगो तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी ना कभी खोद के निकल जाओ। तो पूरी की पूरी बात जितनी भी क्वांटम के अंदर हो रही है वो किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी की। सारा काम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। जितनी अच्छी मिलेगी उतने चांसेस ज्यादा हैं, जितनी कम आएगी उतनी हम कहेंगे चांसेस बहुत कम हैं इस फिनोमिना के होने के। ठीक है, अब सबसे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालेंगे, हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण। 2 तरीके की है आपके, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, कालाश्रित और काल अनाश्रित। एक समय पर निर्भर करती है, एक समय पर निर्भर नहीं करती है। फिर हम दोनों का यूज करेंगे आगे आपके एप्लीकेशंस, क्वांटम की एप्लीकेशन सोल्व करने में। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।